हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में भारती इन्फ्राटेल लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ये फंडामेंटल एनालिसिस हम FY20 का करेंगे। ये पूरे एक साल का एनालिसिस होगा और ये होगा मार्च 2020 में खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर का। फ्रेंड्स, इसके लिए हम पाइथ्रोस्की स्कोर की मदद लेंगे। पाइथ्रोस्की स्कोर एक ऐसा टूल है जो प्रोफेसर जोसेफ पाइथ्रोस्की, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग के प्रोफेसर थे, उन्होंने इसको शुरू किया और आज दुनिया के ज्यादातर फंडामेंटल एनालिस्ट इस टूल का यूज करते हैं। इसमें टोटल 9 क्राइटेरिया होते हैं और कोई भी कंपनी मैक्सिमम 9 पॉइंट्स अचीव कर सकती है। लेकिन यदि कोई कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती है तो वो एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। हालांकि जो कंपनियां 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती हैं वो एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनियां कहलाती हैं। फ्रेंड्स, हमें उन कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिनका स्कोर 0, 1, 2 या 3 आता है, क्योंकि ये कंपनियां पुअर फंडामेंटल वाली कंपनियां कहलाती हैं। तो हम देखेंगे कि भारती इन्फ्राटेल लिमिटेड का पाइथ्रोस्की स्कोर क्या है और इसके लिए हम, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर 3 कैटेगरीज हैं। इसके लिए हम 3 राउंड की शुरुआत करेंगे और उसमें से पहला राउंड होगा प्रॉफिटेबिलिटी का, दूसरा राउंड होगा लीवरेज का और तीसरा राउंड होगा ऑपरेशनल एफिशिएंसी का। इसके बाद में फ्रेंड्स, इन तीनों राउंड्स के बाद में हम देखेंगे कंपनी के ग्रे एरियाज। ये हमने नया सेक्शन शुरू किया है और ये बहुत ही यूजफुल सेक्शन है। हमें इससे ये पता चलेगा कि कंपनी के वो कौन से ग्रे एरियाज हैं जिसमें कंपनी बहुत अच्छा कर सकती थी लेकिन नहीं कर पाई है। मैं आपको ये सारी चीजें डाटा के साथ में दिखाऊंगा कि कंपनी ने कहां पर चूक की है और कंपनी किस वजह से फंडामेंटली थोड़ा सा पीछे रह गई है और वो उसको इम्प्रूव कर सकती थी। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि कंपनी की जो वर्किंग है और कंपनी का जो फाइनेंस है उसमें कहां पर गड़बड़ी है और कहां पर ये आप अपने जो पीयर्स को अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों कंपनियों में से कौन सी कंपनी बेटर है। तो इस एरिया को आप जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, अभी आप हमारी डिस्क्लेमर देख रहे हैं जो कि हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी उपलब्ध है। तो हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और सबसे पहले देखेंगे हम प्रॉफिटेबिलिटी का राउंड 1, जिसमें है 4 क्राइटेरिया। आइए शुरुआत करते हैं इसकी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो है पॉजिटिव नेट इनकम का। फ्रेंड्स, हमें चेक करना है कि करंट ईयर में जो नेट इनकम है वो पॉजिटिव है या नहीं है। सिर्फ इतना सा चेक करना है। तो हमने यहाँ पर चेक किया। यहाँ पर आप 2 कॉलम देख रहे हैं। पहला कॉलम है मार्च 2020 का और दूसरा कॉलम है मार्च 2019 का। अभी हमें मार्च 2020 के फिगर से मतलब है, तो हमने चेक किया कि मार्च 2020 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो है 1918.20 करोड़, यानी इसका जो नेट प्रॉफिट है वो पॉजिटिव फिगर है। तो हम कंपनी को यहाँ पर देंगे 1 पॉइंट। और अब हम आगे आते हैं और देखते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया को। दूसरा क्राइटेरिया कहता है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो पॉजिटिव है या नहीं है। केवल इतना चेक करना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो आप देखिएगा मार्च 2020 में ये है पॉजिटिव फिगर जो कि है 16.36%। तो यहाँ पर भी कंपनी को 1 पॉइंट मिलता है क्योंकि ये पॉजिटिव फिगर है। तो हमने कंपनी को यहाँ पर भी 1 पॉइंट दे दिया है। अब हम आते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया की ओर जो है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ऑपरेटिंग कैश फ्लो या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस एक ही चीज है। तो हम चेक करते हैं। हमने कंपनी की वेबसाइट से जाकर के इसको डाउनलोड किया और ये फिगर कुछ मिलियंस में थे जिसको मैंने करोड़ में कन्वर्ट किया। तो ये आ रहा है 2315.10 करोड़। तो आप यहाँ पर जैसा अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं 2315.10 करोड़। तो ये एक पॉजिटिव इनकम है और कंपनी की जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर भी कंपनी को मिलता है 1 और पॉइंट। अब हम आते हैं अपने चौथे क्राइटेरिया में और चौथा क्राइटेरिया थोड़ा सा ट्रिकी है और ये कहता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन शुड बी ग्रेटर देन नेट इनकम। यानी फ्रेंड्स, हमें ये चेक करना है कि जो क्राइटेरिया 3 में पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो फर्स्ट क्राइटेरिया वाले पॉजिटिव नेट इनकम से ज्यादा होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि क्या हुआ था। हमने देखा था कि नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस 2315.10 है,
जबकि नेट इनकम ये है 1918.20, जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियर है कि कंपनी का जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो ज्यादा है नेट इनकम से, और यही इस कंडीशन में चाहिए था। तो हमने कंपनी को एक और पॉइंट दिया है और कंपनी के हो जाते हैं 4 पॉइंट्स। तो हमारा पहला राउंड खत्म हुआ है और पहले राउंड में कंपनी को मिलते हैं 4 पॉइंट्स और कंपनी का जो स्कोर हो जाता है वो हो जाता है 4। अब हम आगे आएंगे और देखेंगे अपने दूसरे राउंड को, जो कि है लीवरेज का राउंड। इसमें हम लीवरेज और लिक्विडिटी से संबंधित क्राइटेरिया को चेक करेंगे, जिसमें है 3 क्राइटेरिया। देखते हैं वो कौन कौन से क्राइटेरिया है। सबसे पहला क्राइटेरिया है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करेंट ईयर। फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हमारा जो असेसमेंट का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और अब हमको वर्ड जहाँ पर भी लोअर और हायर मिलेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट ईयर, मतलब हमें ये चेक करना है कि लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशियो जो करंट ईयर का है वो पिछले साल के यानी प्रीवियस ईयर के लॉन्ग टर्म डेब्ट से कम होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये जो लोअर और हायर वर्ड है इनका हमें ध्यान रखना होगा। तो हमारी जो पहली कंडीशन है, पहला क्राइटेरिया है, वो कहता है कि लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशियो शुड बी लोअर देन द प्रीवियस ईयर। तो हम चेक करते हैं कि प्रीवियस ईयर में कितना था और अब कितना है। हमने यहाँ पर डाटा में देखा कि लास्ट ईयर इसका जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो था वो 0.00 था, जबकि इस बार ये थोड़ा सा बढ़ गया है और 0.18 हो गया है। तो यहाँ पर ये होना चाहिए था कम या इक्वल होना चाहिए था, लेकिन ये बढ़ गया है। तो हम यहाँ पर कंपनी को 0 पॉइंट देंगे, क्योंकि इस कंडीशन को उसने फुलफिल नहीं किया है। और हम आगे आते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया में, जो कहता है हायर करंट रेशो इन करंट ईयर। करंट रेशो का मतलब फ्रेंड्स होता है कि हमारी लिक्विडिटी, हमें ये चेक करना है कि कंपनी ने अपनी लिक्विडिटी को इम्प्रूव किया है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में या नहीं। और यदि इम्प्रूव किया होगा तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा, क्योंकि उससे उसका फंडामेंटल स्कोर बढ़ना है। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं। हमने देखा कि लास्ट ईयर जो कंपनी का करंट रेशो था वो था 2.41, और मार्च 2020 वाले ईयर में यानी करंट ईयर में ये कम हो गया है और ये हो गया है 1.27। तो यहाँ पर भी कंपनी चूक गई है और यहाँ पर भी कंपनी को मिलेगा एक और 0 पॉइंट। तो हमने देखा अब तक दोनों क्राइटेरिया में, लीवरेज और लिक्विडिटी वाले में कंपनी को मिलते हैं 0 पॉइंट। और तीसरा क्राइटेरिया है वो है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। शेयर डाइल्यूशन का मतलब है कि क्या कंपनी ने अपने शेयर्स को डाइल्यूट किया है, अपनी इक्विटी को डाइल्यूट किया है। इसका सीधा सा मतलब है कि यदि कंपनी ने कोई फ्रेश इक्विटी रिलीज किया होगा ड्यूरिंग द ईयर, तो हम कहेंगे कि कंपनी ने अपने इक्विटीज को डाइल्यूट किया है। तो हमें केवल इतना सा चेक करना है। तो इसके लिए हमने कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज देखा कंपनी की वेबसाइट में जाकर के, और हमने देखा कि कहीं पर भी कंपनी ने कोई भी कैश अपने इक्विटी इश्यूज से नहीं निकाला है। तो यहाँ पर कंपनी ने इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर लिया है, क्योंकि उन्होंने अपने इक्विटीज को डाइल्यूट नहीं किया है। और हम यहाँ पर कंपनी को देते हैं पूरा 1 पॉइंट। इस प्रकार से लीवरेज में कंपनी को 1 पॉइंट मिलता है, सेकेंड राउंड में कंपनी को 1 पॉइंट मिलता है, और कंपनी का स्कोर हो जाता है 5। तो अब तक हमारे 2 राउंड कंप्लीट हुए। 7 क्राइटेरिया हम देख चुके हैं। आउट ऑफ 7 क्राइटेरिया कंपनी को 5 पॉइंट्स मिल चुके हैं, 2 पॉइंट्स वो लूज कर चुकी है। और अब हम आते हैं अपने तीसरे राउंड में, जो है ऑपरेशनल एफिशिएंसी का राउंड, और उसमें है 2 क्राइटेरिया। आइए चेक करते हैं वो दोनों क्राइटेरिया और देखते हैं कंपनी ने क्या किया है। सबसे पहला क्राइटेरिया है हायर ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट रेशो एक ही चीज है, और ये इंडिकेट करता है कि कंपनी ने अपने सेल्स और एक्सपेंसेस के बीच में किस तरह का काम किया है और उसने अपनी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को कैसे इम्प्रूव किया है। तो यहाँ पर जो ग्रॉस मार्जिन है या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो लास्ट ईयर के ग्रॉस मार्जिन से ज्यादा होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं। हमने चेक किया कि लास्ट ईयर कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था वो था 53.53, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं सेकेंड कॉलम में, जबकि इस साल ये इम्प्रूव होकर के हो गया है 54.67। तो यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं पूरा 1 पॉइंट और कंपनी को मिलता है यहाँ पर 1 पॉइंट। अब हम आगे आते हैं और देखते हैं अपने 9वें क्राइटेरिया को। हमारा 9वां क्राइटेरिया और अंतिम क्राइटेरिया है हायर एसेट टर्नओवर रेशो।
इसका अर्थ है कि कंपनी ने अपने एसेट्स का यूज कैसे किया है, कितनी एफिशिएंटली उसने अपने एसेट्स का यूज किया है रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए या सेल्स को बढ़ाने के लिए, एक ही बात है। तो हम इसको चेक करेंगे और ये इम्प्रूव होना चाहिए, लास्ट ईयर से या ज्यादा होना चाहिए। तो हमने चेक किया और हमने कंपनी के डाटा में जाकर के देखा, तो हमने ये देखा कि कंपनी का जो एसेट टर्नओवर रेशियो था 2019 में वो था 39.84 और मार्च 2020 में ये कम हो गया है, ये हो गया है 33.44। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी ने अपने एसेट्स का यूज अच्छे से नहीं किया है। तो यहाँ पर कंपनी को हम देंगे 0 पॉइंट, क्योंकि कंपनी ने ऑपरेशनल एफिशिएंसी यहाँ पर शो नहीं की है। तो कंपनी को मिलता है 0 और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी को 2 में से 1 पॉइंट मिलता है, यानी कि जो थर्ड राउंड है कंपनी को उसमें मिलता है 1 पॉइंट और कंपनी का स्कोर हो जाता है 6। तो हमने देखा कि कंपनी का फाइनल स्कोर हो गया है 6 का स्कोर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे कि कंपनी के वो कौन कौन से ग्रे एरियाज हैं जिसमें कंपनी बेटर कर सकती थी। तो आइए चलते हैं अपने ग्रे एरियाज में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अभी अभी हमने यहाँ पर असेसमेंट किया है और हमने देखा है कि कंपनी ने 9 में से 6 पॉइंट्स अचीव किए हैं और उसने जो लीवरेज में 2 पॉइंट्स खोए हैं और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में 1 पॉइंट खोया है। तो हम इन तीनों जो हमारे कैटेगरीज थी उनको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कंपनी के कौन से ग्रे एरियाज हैं। जहां तक बात है प्रॉफिटेबिलिटी की, तो प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी ने बहुत अच्छा किया है और 4 आउट ऑफ 4 पॉइंट से मिले हैं। यहाँ पर जो दूसरा सेक्शन है वो है लीवरेज का। देखते हैं कि क्या किया है कंपनी ने। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको याद होगा कि कंपनी का जो करंट रेशियो है वो ठीक नहीं रहा था और उसकी वजह यह है कि कंपनी का जो करंट एसेट्स हैं वो 25% के करीब बढ़े हैं ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन जो उसकी करंट लाइबिलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और 137% बढ़ गई हैं, जैसा कि मैं आपको डाटा के साथ में ये बताऊंगा। जैसा आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जो ऊपर का बॉक्स है उसमें आप देख सकते हैं कि करंट लाइबिलिटीज हैं वो 1775 से बढ़कर के 4210 करोड़ हो गई हैं, जो कि लगभग 137% होता है, जबकि जो करंट एसेट्स हैं वो केवल ये 4280 से बढ़कर के और 5349 करोड़ हो गया है, जो केवल 25% है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बैलेंस है ये प्रॉपर नहीं बैठा है और उसकी वजह से कंपनी का करंट रेशियो खराब हुआ है और कंपनी ने यहाँ पर 1 पॉइंट लूज किया है। इसके बाद में दूसरा जो है वो है इनका डेब्ट इक्विटी रेशियो, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पर 2 पॉइंट्स खोए हैं। तो दूसरा पॉइंट है डेब्ट इक्विटी रेशियो का। यहाँ पर हुआ यह है कि कंपनी की जो इक्विटी जो डेब्ट है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया है और आप देख सकते हैं ये 823.7 करोड़ का लास्ट ईयर इनका डेब्ट था, जो कि बढ़कर के इन्होंने 2406.30 करोड़ कर लिया है। इन्होंने और भी ज्यादा एक्स्ट्रा बोरोइंग्स की हैं और उसकी वजह से ये 192% बढ़ा है डेब्ट इक्विटी रेशियो और यही एक रीजन है कि कंपनी का डेब्ट इक्विटी रेशियो भी खराब हुआ है और कंपनी ने यहाँ पर भी 1 पॉइंट खोया है। अब हम आते हैं आखिरी सेक्शन में, जो कि है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पर भी 1 पॉइंट खोया है और वो जो पॉइंट खोया है वो खोया है एसेट टर्नओवर रेशियो में, क्योंकि कंपनी के जो टोटल एसेट्स हैं वो लगभग 18% के करीब बढ़े हैं, लेकिन इन्होंने जो अपनी रेवेन्यू है वो बजाय बढ़ाने के बल्कि इनकी रेवेन्यू कम हुई है 1%, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि टोटल एसेट्स 17,130 करोड़ से बढ़कर के 20,158 करोड़ हो गए हैं, लेकिन वहीं पर ये बढ़े हैं 18%, जबकि जो रेवेन्यू है वो 6,826 से कम हुई है 6,743 करोड़, 1% के करीब कम हुई है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि ये भी एक कंपनी का ग्रे एरिया था। तो हमने ओवरऑल देखा कि कंपनी का जो फंडामेंटल स्कोर है वो है 6 और ये एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाएगी। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।